Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back. Today is our 26th lecture. In the last lecture, we have seen the analysis of clock sequential circuits. We have seen in the analysis what are the state equations, what is a state table, and how a state diagram is made from the state table. And in the last, we see what were the flip-flop input equations for the analysis. In today's lecture, we will see the sequential analysis with different types of flip-flop. We will start the analysis with D flip-flop. The circuit we want to analyze is described by the input equation A XOR X XOR Y. The D subscript A symbols implies a D flip-flop with output A. The X and Y variables are the input to the circuit. No output equations are given, which implies that the output comes from the output of the flip-flop. The next state values were obtained from the state equation. The next state comes from the input, and the previous state, that is A with previous state, X and Y are the inputs to the circuit. The expression specifies an odd function and is equal to 1 when only one variable is 1 or when all three variables are 1. Here is the circuit made from D flip-flop. As we know, for D flip-flop is the simplest flip-flop. It has output what given on the input. With the clock edge, it transfers the input to the output. You can see clearly the circuit diagram, the state table, and then the state equation. After D flip-flops comes the JK flip-flop. For a D flip-flop, the state equation is same as the input equation, but for other type of flip-flop, the state equation comes from the characteristic table or the characteristic equation of the flip-flop. We will illustrate the procedure by using characteristic table and again by using characteristic equation. प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट्स का एनालिसिस कैसे करते हैं. उस एनालिसिस के दौरान हमने देखा था कि कैसे हम एक सर्किट से स्टेट इक्वेशंस बनाते हैं. उन स्टेट इक्वेशन से फिर हमने देखा कि हम कैसे स्टेट टेबल बनाएंगे और स्टेट टेबल के बाद हमने देखा कि हम स्टेट डायग्राम पे कैसे आते हैं. जब हमने स्टेट डायग्राम बना ली थी तो फिर हमने कहा था कि जो फ्लिप फ्लॉप की इनपुट इक्वेशंस होती हैं, अगर डी फ्लिप फ्लॉप की बात करें तो उसकी तो इनपुट इक्वेशन बहुत सिंपल थी, मगर जो दूसरे फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनकी इक्वेशन थोड़ी डिफरेंट होती हैं. ठीक है, सबसे पहला एनालिसिस हम लोग डी फ्लिप फ्लॉप के साथ ही शुरू करते हैं. जिस सर्किट को मैं एज एन एग्जांपल लूंगा डी फ्लिप फ्लॉप की, वो सर्किट कुछ इस तरह से है कि फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट पे ए जो प्रीवियस इनपुट है वो XOR हो रही है जो बाकी दो इनपुट्स हैं X और Y के साथ. ठीक है, तो डी ए सिंबल से मुराद ये है कि डी आपका फ्लिप फ्लॉप है और ये नीचे छोटा सा ए लिखा हुआ है, इसका मतलब इसकी आउटपुट है. यहाँ पे आउटपुट को Q से नहीं रिप्रेजेंट किया जा रहा है, यहाँ पे ए से रिप्रेजेंट किया जा रहा है. और X और Y वेरिएबल्स है वो इनपुट है सर्किट पे. तो आउटपुट इक्वेशन कोई हमें गिवन नहीं है. ठीक है, जिसका मतलब ये है कि आउटपुट जो है वो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट ही आपके पास आउटपुट आपके सर्किट की आउटपुट है. लॉजिक डायग्राम इसी इनपुट इक्वेशन से हम बनाएंगे. ठीक है, और स्टेट टेबल भी उसी प्रेजेंट स्टेट को देखते हुए इस इक्वेशन के हिसाब से हम स्टेट टेबल बनाएंगे. 2 कॉलम रखेंगे फॉर 2 इनपुट्स और 1 कॉलम होगा फॉर नेक्स्ट स्टेट ऑफ ए. और जो बाइनरी नंबर्स हैं A X Y वो लिस्टेड होंगे 0 0 0 से 1 1 1 तक. और जो नेक्स्ट स्टेट वैल्यूज हैं वो आपके पास जो स्टेट इक्वेशन आपके पास है
ए टी प्लस वन ए एक्स और वाई इससे आपके पास आएगी। द एक्सप्रेशन स्पेसिफाइज एन ऑड फंक्शन विच इज इक्वल टू वन व्हेन ओनली वन वेरिएबल इज वन और व्हेन ऑल थ्री वेरिएबल्स आर वन। ठीक है, तो दिस इंडिकेट्स द कॉलम फॉर द नेक्स्ट स्टेट ऑफ ए। द सर्किट हैज वन फ्लिप फ्लॉप एंड टू स्टेट्स। द स्टेट डायग्राम कंसिस्ट ऑफ टू सर्कल। तो जो एक्सप्रेशन आप में नजर आ रही है उससे यही नजर आ रहा है कि ये जब सारे वेरिएबल्स वन होंगे, ठीक है, जब या फिर जब एक वेरिएबल वन होगा तो आपके पास आउटपुट वन आएगी, जो एक्सप्रेशन से इंडिकेट हो रहा है। तो इसके आ जाते हैं, अगर हम सर्किट डायग्राम पे आए तो ए XOR विथ XOR वाई का XOR इज XOR विथ ए एंड गिवन टू द इनपुट ऑफ ए। ठीक है, इसी हिसाब से जो लॉजिक डायग्राम है उसके हमने स्टेट टेबल बना लिया। ठीक है, इसमें प्रेजेंट स्टेट x और y आ रही हैं आपके पास। हम देख रहे हैं कि प्रेजेंट स्टेट्स जो आपके पास a इनपुट्स x y 0 0 0 से स्टार्ट हो रही हैं और 1 1 1 तक जा रही हैं। इसी हिसाब से हम नेक्स्ट स्टेट को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, XOR की प्रॉपर्टी है जब आपस में डिफरेंट वैल्यूज होंगी तो ही आपके पास आउटपुट पे 1 आएगा, या ये दोनों आपके पास डिफरेंट होने चाहिए x y के ऊपर, या फिर ये तीनों वंस होंगे तो आउटपुट आपके पास 1 आएगी। तो ये हमारे पास स्टेट टेबल आ रही है। ठीक है, इसी स्टेट टेबल से हमने ये स्टेट डायग्राम बना लिया है। अब स्टेट्स हमारे पास दो ही हैं क्योंकि एक फ्लिप फ्लॉप है, इसकी आउटपुट या 0 होगी या इसकी आउटपुट हमारे पास या 1 होगी। तो इन दोनों आउटपुट्स को हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, आगे इनपुट और नेक्स्ट जो आउटपुट है उस पर हम बात कर रहे हैं। जब आप 0 0 दे रहे हो, ठीक है, तो आउटपुट आपके पास क्या आ रही है। ठीक है, और 0 पे आउटपुट 1 आ रही है, 0 पे आउटपुट 1 आ रही है, स्टेट आपकी वही रह रही है। ठीक है, ये इकट्ठे लिखे हुए हैं मगर ये एक है इनपुट और ये इस इनपुट के लिए आउटपुट है, ये इस इनपुट के लिए ये आउटपुट आ रही है। इसी तरह जैसे हमने डी फ्लिप फ्लॉप की तो इनपुट इक्वेशन और स्टेट इक्वेशन सेम ही है, मगर जे के फ्लिप फ्लॉप पे बात करें तो जे के फ्लिप फ्लॉप की कंडीशंस इक्वेशंस वैसे नहीं है जैसे डी की है। इसमें जे जब सेट होगा तो Q1 होगा और के जब सेट होगा तो Q0 होगा। इस और 0 0 पे होल्ड होता है, 1 1 के ऊपर आपके पास जो वैल्यूज हैं वो आउटपुट की फ्लिप हो रही होती है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए अब हम जे के फ्लिप फ्लॉप के साथ एक सर्किट का एनालिसिस करेंगे। हम एनालिसिस के लिए एक कैरेक्टरिस्टिक टेबल देखते हैं। ठीक है, और उस कैरेक्टरिस्टिक टेबल से फिर हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को देखेंगे। तो जो नेक्स्ट स्टेट ऑफ द सीक्वेंशियल सर्किट दैट यूजेस अ JK और T flip flop can be derived as follows. Determine the flip flop input equation in terms of the present state and input variable. List the binary values of each input equation and use the corresponding flip flop characteristic table to determine the next state values in the state table. अब जो JK और T flip flop को अगर हम देखें तो इस सीक्वेंशियल एनालिसिस के लिए जो नेक्स्ट स्टेट है वो हम इन 3 स्टेप्स को देखते हुए डिराइव करेंगे। सबसे पहले तो हमने फ्लिप फ्लॉप की इनपुट इक्वेशंस को देखना है इन टर्म ऑफ प्रेजेंट स्टेट एंड इनपुट वैल्यूज कि JK की फ्लिप फ्लॉप की इनपुट और प्रेजेंट स्टेट क्या है उसके हिसाब से हमने उसकी नेक्स्ट स्टेट को देखना है। फिर हमने जो पॉसिबल बाइनरी कॉम्बिनेशंस है इनपुट इक्वेशंस के वो सारे लिख लेने हैं स्टेट टेबल की तरह, और फिर हमने जो फ्लिप फ्लॉप के कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके हिसाब से नेक्स्ट स्टेट को स्टेट टेबल के अंदर लिखना है। ठीक है, एज एन एग्जांपल कंसीडर द सीक्वेंशियल सर्किट विद 2 फ्लिप फ्लॉप्स A and B and 1 input X. The circuit has no output, therefore the state table does not need an output column. जो इस सारे प्रोसीजर को इलिस्ट्रेट करने के लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, इस एग्जांपल में हमने 2 फ्लिप फ्लॉप्स लिए हैं A और B जो दोनों JK हैं और एक इनपुट ले लिया X। इसकी सर्किट की आउटपुट कुछ भी नहीं है, आउटपुट इक्वेशन नहीं है। इसका मतलब है जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है वही आपके पास सर्किट की आउटपुट आ रही है। द सर्किट कैन बी स्पेसिफाइड बाय फ्लिप फ्लॉप इनपुट इक्वेशंस, और जो सर्किट की इनपुट की फ्लिप फ्लॉप इनपुट इक्वेशंस है वो ये हैं। JA इज इक्वल टू B
जे बी इज इक्वल टू एक्स बार, के इज इक्वल टू बी एक्स बार, के बी ए बार एक्स प्लस ए एक्स बार विच इज ए एक्स और एक्स। इन इनपुट इक्वेशन के हिसाब से अगर हम लॉजिक डायग्राम बना लें सर्किट की, तो हमने ये सर्किट की लॉजिक डायग्राम बना ली है। ठीक है, अभी हम स्टेट टेबल पे नहीं आए हैं, हमारे पास सिर्फ जो इनपुट इक्वेशंस थी उन इनपुट इक्वेशंस को देखते हुए हम लोगों ने एक लॉजिक डायग्राम बना लिया है। अब इस लॉजिक डायग्राम के लिए हम लोगों ने स्टेट टेबल देखना है। अब ये आपके पास स्टेट टेबल आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ये जे के फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स हैं, ये प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट। अब इस इनपुट के आप देख लें 0 0, ठीक है, 1 0, 0 0 0 1 1 1 1 0। और इधर अगर प्रेजेंट स्टेट और इनपुट के हिसाब से देखें तो यहाँ पे आपके पास ये 8 बाइनरी कॉम्बिनेशन जो बन रहे हैं वो आ रहे हैं आपके पास 0 0 0 से 1 1 1 तक। ठीक है, अच्छा, ये जो फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स हैं ये स्टेट टेबल का पार्ट नहीं है, बट दे आर नीडेड फॉर द पर्पस ऑफ इवैल्यूएटिंग द नेक्स्ट स्टेट। ठीक है, कि मगर हमें ये चाहिए होंगी ताकि हम नेक्स्ट स्टेट को इवैल्यूएट कर सकें। अब इसमें देख लें जे ए के ए ये एक फ्लिप फ्लॉप की इनपुट है, जे बी के बी ये दूसरे फ्लिप फ्लॉप की इनपुट है। ठीक है, ये इक्वेशंस हम लोगों को चाहिए होगी जब हम नेक्स्ट स्टेट को इवैल्यूएट कर रहे होंगे। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं। अब यहां पे हम नेक्स्ट स्टेट के ऊपर आते हैं। अब नेक्स्ट स्टेट के हिसाब से देखें तो जो हमारे पास इनपुट इक्वेशंस हैं, दो आउटपुट्स हैं जे ए और के जे बी के हिसाब से। एक मिनट में ये पेन ऑन कर लूं। ठीक है, ये हमारे पास आउटपुट ए आ जाती है, ये हमारे पास आउटपुट बी आ रही है। ठीक है, ये आउटपुट्स के हिसाब से है कि आउटपुट्स हमारे पास ये होंगी फ्लिप फ्लॉप्स की। अब यहाँ पे इनपुट्स पे देखें तो मेरे पास यहाँ पे जो फ्लिप फ्लॉप की इक्वेशंस थी, मैं उनके हिसाब से मैंने देखना है कि मेरे पास ये ट्रुथ टेबल ठीक है या नहीं है। ठीक है, मेरे पास जो इक्वेशंस आ रही हैं वो ये हैं। अगर जे ए इज इक्वल टू बी है, ठीक है, और के ए जो है वो बी एक्स बार है, जे ए और जे बी को हम देखते हैं बी और एक्स बार, क्योंकि के की इनपुट पे अभी हम नहीं जा रहे हैं। हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेट जो आ रही है वो जे ए और जे बी के लिए देखनी है। ठीक है, तो जब दोनों जे ए के लिए जो मेरे पास इक्वेशन है वो बी है और के ए के लिए बी एक्स बार है। ठीक है, जे ए के लिए मेरे पास इज इक्वल टू बी है। ठीक है, और बी के लिए मेरे पास के ए जो है वो बी एक्स बार है, जे बी जो है वो एक्स बार है, और के बी जो है वो ए एक्स और बी है, ए एक्स और एक्स आ रहा है। इनकी भी इक्वेशन चलने में लिख देता हूं। के ए जो है वो बी एक्स बार है, बी एक्स बार आ रहा है। ठीक है, अब हम यहां से देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट स्टेट क्या होगी। अब प्रेजेंट स्टेट 0 0 है, इनपुट x है, तो जे ए इज इक्वल टू बी है। बी के ऊपर जो कंडीशन है, ठीक है, b इज इक्वल टू एक्स बार है। अब x 0 है तो b 1 है, तो इसका मतलब है a 1 है, तो नेक्स्ट स्टेट आपके पास जे ए पे 0 आ रही है। ठीक है, और b के ऊपर आपके पास x बार है तो आपके पास 1 आ रहा है। ठीक है, a इज इक्वल टू बी है, b इनिशियली 0 था तो वो 0 इधर आ गया, x बार पे ऊपर आपके पास 1 आ गया। तो अब 0 0 a b आपके पास 0 0 है। ठीक है, अब a b आपके पास 0 0 है, इनपुट आपके पास x आ रही है, तो जे a इज इक्वल टू बी है, यहाँ पे अगेन ये वाला 0 आपके पास आ रहा है, और b इज इक्वल टू एक्स बार है, तो x बार से 1 से आपके पास यहाँ 0 आ रहा है। अब यहाँ पे देख लें जे ए इज इक्वल टू बी है, तो ये x आ रहा है, तो ये जो b वाला सारा कॉलम आ रहा है
ठीक है, ये आपके पास सीधा सीधा इधर आ जाएगा। और इस कंडीशन के हिसाब से सिर्फ एक आप ये देख रहे हो यहाँ पे ये जीरो जीरो आ रहे हैं, उसकी वजह ये है कि जो बी एक्स बार है उसकी इक्वेशन की वजह से है। ठीक है, बी एक्स बार आ रहा है 0 1 आ रहा है, 1 और 1 का एंड करके आपके पास दोनों पे 0 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ये नेक्स्ट स्टेट आ रही है। इस केस में देख लें, 0 है, 0 का इन्वर्ट 1 है, 1 है, 1 का इन्वर्ट 0 है। सिर्फ इस कंडीशन पे आपके पास चेंजेस आ रही हैं। इस पे हम आते हैं, दोनों 1 1 होंगे तो क्या होगा, और ये दोनों 1 1 होंगे तो क्या होगा। अब ए और बी प्रेजेंट स्टेट्स आ रही हैं जो कि आपके पास एक्स और होके आ रही है इसके साथ। ठीक है, जे ए और ये जे बी आ रहा है। ठीक है, और ये के ए और ये के बी आ रहा है। इस पे हम बात करें, हमने बाकी दो केस के ऊपर हमने बात नहीं की थी। ठीक है, जे ए और के ए हम लोगों ने इन्हीं इक्वेशन ए इज इक्वल टू बी के हिसाब से रखा हुआ। ठीक है, ए इज इक्वल टू बी, ये सारा आपके पास ये जे ए इज इक्वल टू बी सारा ये आ रहा है। के ए बी एक्स बार है तो ये यहाँ से बी एक्स आर, और इसी तरह जे बी जे बी एक्स बार है और के बी ए एक्स और बी। तो ये हम लोगों ने इन इक्वेशन से ये वैल्यूज निकाल ली थी। अब हम इन वैल्यूज पे देखते हैं, जब ए और बी दोनों 1 1 है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये भी 1 है, ये भी 1 है। इसका मतलब है कि जी आप देख लें 1 1 के ऊपर आपके पास के ए भी 1 है, के बी भी 1 है। 1 1 के ऊपर जे के फ्लिप फ्लॉप के लिए हमने बात की थी, जब भी 1 1 आएगी, ठीक है, जब के ए और के बी दोनों 1 1 होंगे तो आपके पास जो आउटपुट पे वैल्यू है वो आपके पास फ्लिप हो जाएगी। ठीक है, तो आउटपुट पे आप 1 0 बन जाएगा और 0 1 बन जाएगा, तो ये वाली आउटपुट आपके पास फ्लिप हो रही है। तीसरी, ये एक्स इनपुट आपके पास 0 है, यानी कि हम इस केस पे बात कर रहे हैं 1 1 और 1 0 के लिए। तो 1 0 के ऊपर आपके पास नेक्स्ट स्टेट वही जे बी पे जो वैल्यू आ रही है वो वही होल्ड कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे दोनों 1 1 है, इस वजह से यहाँ पे ये फ्लिप हो रहा है और ये होल्ड कर रहा है। अगेन 1 1 आया है, दोबारा 1 1 आया, मगर इस टाइम x भी आपके पास 1 है। इसका मतलब है कि आपके पास ये वाली कंडीशन अब फुलफिल हो रही है। जब ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी तो a भी इन्वर्ट हो रहा है और b भी इन्वर्ट हो रहा है, तो आउटपुट्स की दोनों जे ए भी इन्वर्ट हो रहा है, जे बी भी इन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास नेक्स्ट स्टेट आ रही है। अब इस स्टेट में 1 1 0 का मतलब ये हो गया, अब बी जे बी जो है वो x बाहर है। ठीक है, और ये ए एक्स और बी है। इसके हिसाब से हम देखें तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इस केस में जे ए और के ए दोनों 1 1 थे, हमारे पास 1 फ्लिप हो गया। ठीक है, और जे के जो के की वैल्यू आ रही थी जे बी और के बी, उसमें वो आई थिंक 0 0 बन रहा होगा, क्योंकि 0 0 के ऊपर आपके पास ये वैल्यू सेट हो रही होती है, या के बी आपके पास 1 होगा, जे बी 0 होगा। ठीक है, या ये कंडीशन होगी या ये वाली कंडीशन होगी। ये कंडीशन हो तो भी आपके पास के बी पे 0 होगा और आउटपुट जे बी पे 0 आ जाएगी, बी पे आउटपुट 0 हो जाएगी, क्योंकि जो उसकी क्यू बार है वो 1 होगा, तो इस पे क्यू 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास ये प्रेजेंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट्स हम लोगों ने डिराइव की हैं यूजिंग स्टेट इक्वेशंस। अब नेक्स्ट पे देखें तो हमने यही जो स्टेट टेबल है उसी को हमने यूज करके हम लोगों ने स्टेट डायग्राम बना ली है। ठीक है, हमारे पास एक्स ए की इनपुट है। ठीक है, आउटपुट हमारे पास कोई भी नहीं है, इसलिए हमने सर्किट की स्लैश आउटपुट डिनोट नहीं की है। जो फ्लिप फ्लॉप की स्टेट है, करंट स्टेट है, वही आपके पास आउटपुट पे आ रही है। तो आपके पास दो आउटपुट थी, ए और बी, उस हिसाब से 0 0
0 1 1 0 1 1। ठीक, हम लोगों ने 4 स्टेट्स देख ली। ठीक है, यही हमारे पास आउटपुट पे आ रही थी स्टेट्स। इनपुट हमने अगर 1 देंगे एस नॉट पे तो 0 0 है, 0 देंगे तो एस 0 1 पे आ रहा है, 1 देंगे तो नेक्स्ट। ये वही एक्स के हिसाब से जो ऊपर स्टेट टेबल है, एक्स को देखते हुए हम नेक्स्ट स्टेट पे मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब वही जो सारी कहानी मैंने अभी डिस्क्राइब की है वो ये लिखी हुई है। When j is equal to 1, k is equal to 0, next state is 1. When j is equal to 0, k is equal to 1, next state is 0. ठीक है, जब j 1 होगा तो नेक्स्ट स्टेट 1 होगी, जब k 1 होगा तो नेक्स्ट स्टेट आपका 0 होगी। जब k j के दोनों 0 होंगे तो कोई चेंज नहीं होता स्टेट में, और j के दोनों 1 होते हैं तो आपके पास आउटपुट पे कॉम्प्लीमेंट हो जाती है, टॉगल हो जाती है। ठीक है, ये हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स है j के वो देखते हुए अब हमने नेक्स्ट स्टेट को वैल्यूएट किया विथ द प्रेजेंट इनपुट। तो द नेक्स्ट वैल्यूज कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय इवैल्यूएटिंग द स्टेट इक्वेशन फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। हमारे पास ये स्टेट इक्वेशंस थी। ठीक है, हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी। ए और बी को हम लोगों ने फ्लिप फ्लॉप क्यू आउटपुट की जगह हम लोगों ने ए और बी लिख दिया, जे ए बार प्लस के ए बार और बी ऑफ टी प्लस 1 जे बी बार प्लस के बार बी। ठीक है, ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आती है फ्लिप फ्लॉप की। अब इस फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है, जे ए बार प्लस के ए बार आ गया। ठीक है, जे बी बार और के बी बार के साथ यहाँ पे जो वैल्यूज थी जे ए की वो आ गई हैं, के ए की जो वैल्यू थी वो यहाँ आ गई है। ठीक है, के की जो वैल्यू थी वो यहाँ आ गई। इसी तरह जे की जो वैल्यू थी सेकंड फ्लिप फ्लॉप के लिए वो ये आ गई है और के की वैल्यू ये आ गई है। ठीक है, तो ये फ्लिप फ्लॉप्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के अंदर हम लोगों ने जो हमें स्टेट ये इक्वेशंस गिवन थी हमने वो कर दिया। जैसा ये जे ए बी है, ठीक है, तो यहाँ पे जो जे वैल्यू है ए तो उसी तरह आएगा, जे ए बी है तो बी ए बार आ गया। ठीक है, के की वैल्यू बी एक्स बार थी, जो जे बी था वो आपके पास बी बार एक्स बार था और के ए एक्स और बी की वैल्यूज आपके पास आ रही थी। तो ये स्टेट इक्वेशंस हम लोगों ने जब कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को स्टेट इन जो हमारे पास गिवन इनपुट इक्वेशंस थी उनके अंदर सम अप किया है, उनको अंदर सब्स्टिट्यूट किया है, तो आपके पास ये हमारे पास स्टेट इक्वेशंस आ रही हैं। अब हम इन स्टेट इक्वेशन से भी डायरेक्टली हम लोग स्टेट टेबल बना सकते हैं। एनालिसिस विथ टी फ्लिप फ्लॉप। The analysis of a sequential circuit with T flip-flop follows the same procedure outlined for JK flip-flop। ठीक है, इसमें जो हमने प्रीवियस प्रोसीजर देखा था, ठीक है, JK flip-flop के लिए, T flip-flop के लिए भी वही सेम प्रोसीजर फॉलो होता है। बस T flip-flop में जो प्रोसीजर सेम है मगर T flip-flop की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चेंज है। ठीक है, टी फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन टी एक्स और क्यू या टी बार क्यू प्लस टी क्यू बार आ रही है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ रही है। ठीक है, उन्हीं अगर हम टू फ्लिप फ्लॉप्स ए और बी और इनपुट एक्स उन्हीं इक्वेशंस को देखें तो आपके पास टी ए बी एक्स है, टी बी एक्स है और वाई इज इक्वल टू ए बी है। अच्छा, ये वही इक्वेशन नहीं है, ये अलग ये दूसरी एग्जाम्पल है। ठीक है, ये एक और एग्जांपल है जिसमें y इज इक्वल टू ए बी है, ये जो सर्किट हमारे पास आ रहा है y इज इक्वल टू ए बी है। ठीक है, t ऑफ a इज इक्वल टू x बार विथ x डॉट b आ रहा है। ठीक है, और t ऑफ b जो है वो x आ रहा है। बिल्कुल यही इक्वेशन से वो लॉजिक डायग्राम बनी हुई है। अब इसके अंदर t को अगर हम रिप्लेस कर दें तो अभी इन्हीं t की जगह अगर ये सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास जो इक्वेशंस बनती हैं स्टेट इक्वेशंस वो ये बनती हैं। ठीक है, अब इन स्टेट इक्वेशन से भी हम डायरेक्टली स्टेट टेबल बना सकते हैं। अगर इन स्टेट इक्वेशन से देखें तो हमारे पास जो लॉजिक सर्किट डायग्राम थी वो ये थी। ठीक है, और जो स्टेट टेबल बनता है वो हमारे पास ये बन रहा है। जो स्टेट इक्वेशन हमारे पास आ रही थी आउटपुट के लिए वो थी
बी एक्स बार ए प्लस ए बी एक्स। तो जो इक्वेशन आ रही थी मेरे पास आउटपुट की, तो इक्वेशन ए वाई इज इक्वल टू ए बी थी, ठीक है, वाई इज इक्वल टू ए बी थी। मेरे पास दो टी फ्लिप फ्लॉप्स हैं, तो मेरे पास दो आउटपुट्स आ रही हैं ए और बी की। तो ये ए और बी की जो इक्वेशन थी वो थी बी, तो मेरे पास एक्स और विथ बी हो रहा है, ठीक है। और ए के लिए जो आउटपुट आ रही थी वो ए बी बार प्लस ए एक्स बार प्लस ए बार बी एक्स, ठीक है, ए बी बार प्लस ए एक्स बार प्लस ए बार बी एक्स। तो ये जो हमारे पास स्टेट इक्वेशंस आई थी, हम लोगों ने डायरेक्ट इनसे स्टेट टेबल बना लिया। पहले केस में जो स्टेट टेबल हम स्टेट टेबल बना रहे थे, जिस तरह जे के फ्लिप फ्लॉप में, उसमें हमने टी की आउटपुट की वैल्यूज भी साथ देख ली थी कि टी की ए इनपुट क्या होगी, तो हमारे पास बी इनपुट पे क्या आएगा। वो सारी चीजें जो बन रही थी वो हमने यहाँ इकट्ठी स्टेट इक्वेशंस के थ्रू निकाल ली है। ये नहीं है कि पहले हम इस पे टी ए निकालें, फिर टी बी निकालें, फिर नेक्स्ट स्टेट निकालें, फिर उस पे आए, ठीक है। तो इसमें हमने ये स्टेट इक्वेशन से स्टेट टेबल बना लिया, और इस स्टेट टेबल से हम लोगों ने फिर ये स्टेट डायग्राम इंप्लीमेंट कर दिया। तो प्रोसीजर वही जे के फ्लिप फ्लॉप वाला ही है, वो सेम प्रोसीजर फॉलो होता है। As long as input x is equal to 1, the circuit behave as binary counter with a sequence state 0 0 0 1 1 0 1 1 and back to 0 0. And when x is equal to 0, circuit remain in the same state. जो ऊपर वाला सर्किट है, इसमें अगर आप देखें x अगर 0 है तो वो सेम स्टेट में है, ठीक है। x 1 है तो आपके पास नेक्स्ट स्टेट आ रही है। तो इसमें ये कह रहा है कि जब x 1 है तो आपके पास ये जो सर्किट है ये एज अ काउंटर बन रहा है कि आप 0 0 0 1 1 0 1 1 और फिर दोबारा 0 0 पे आ रहे हैं। तो जब x इज इक्वल टू 0 है तो वो उसी स्टेट पे रह रहा है। और आउटपुट y इज इक्वल टू 1 व्हेन द प्रेजेंट स्टेट इज 1 1। आउटपुट y की इक्वेशन ही a b थी, तो a और b, a डॉट एंड विथ b, जब ये दोनों 1 1 होंगे तो ही आपके पास आउटपुट पे 1 आएगा, ठीक है। जब प्रेजेंट स्टेट्स दोनों 1 1 है तो ही आपके पास आ रहा है। Here the output depends on the present state only and is independent of the input. The two values inside each circle separated by a slash are for the present state and the output. अच्छा, अगर हम y इज इक्वल टू ए बी के ऊपर बात करें तो y जो आउटपुट है उसमें x का कोई अमल दखल नहीं है, ठीक है। y जो है वो इनपुट से इंडिपेंडेंट है और वो सिर्फ प्रेजेंट स्टेट के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। द टू वैल्यूज इनसाइड ईच सर्कल आर सेपरेटेड बाय स्लैश आर फॉर द प्रेजेंट स्टेट एंड आउटपुट। जो आउटपुट हम शो कर रहे हैं इसी स्टेट सर्कल के अंदर शो कर रहे हैं। 0 0 आपके पास प्रेजेंट स्टेट है और 0 इसकी आउटपुट आ रही है, ठीक है। 0 1 0 आउटपुट 0 होगी, ठीक है। जब 1 कर रहे हैं तो फिर आपके पास जो स्टेट डायग्राम है उसमें क्योंकि आउटपुट के ऊपर हम लोग डिपेंड तब कर रहे हैं जब दोनों 1 1 होंगी प्रेजेंट और प्रीवियस स्टेट, तो ही आउटपुट 1 है। क्योंकि आउटपुट में x से कोई चेंज नहीं आ रहा, इसलिए x के साथ हमने स्लैश नहीं लगाया, हमने स्टेट्स के साथ स्लैश लगा दिया है। मेले एंड मोरे मॉडल्स ऑफ फाइनाइट स्टेट मशीन्स। जो हम ये स्टेट मशीन्स पढ़ रहे हैं इनको हम लोग फाइनाइट स्टेट मशीन्स का नाम भी देते हैं, ठीक है। इट इज कस्टमरी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू मॉडल्स ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट्स, द मेले मॉडल एंड द मोरे मॉडल। ये दो मॉडल्स हैं, इनके बीच में डिफरेंस करना भी मस्ट है। इनको कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं इन दो मॉडल्स को। अच्छा, इन मेले मॉडल द आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ बोथ द प्रेजेंट स्टेट एंड द इनपुट। मेले मॉडल के अंदर जो आउटपुट आपके पास आ रही होती है वो प्रेजेंट स्टेट और इनपुट दोनों के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। और मोरे मॉडल जो है उस पर आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ ओनली प्रेजेंट स्टेट। जो आउटपुट है वो सिर्फ प्रेजेंट स्टेट के ऊपर ही डिपेंड कर रहा होता है। जिस तरह जो प्रीवियस हमारे पास मॉडल था टी फ्लिप फ्लॉप का, वो मोरे मॉडल था, उसमें प्रेजेंट स्टेट के ऊपर ही डिपेंड कर रहा था। इन मोरे द टू मोड्स ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट्स आर कॉमनली रेफर्ड टू एज फाइनाइट स्टेट मशीन
abbreviated at FSM. ये जो टू मॉडल्स है सीक्वेंशियल सर्किट के, इनको हम कॉमनली फाइनाइट स्टेट मशीन कहते हैं और इनका अगर एब्रीविएशन फॉर्म में देखें तो FSM से इसको एब्रीविएट करते हैं, इसकी एब्रीविएटेड फॉर्म है. Moore model, the output of sequential circuit are synchronized with clocks because they depend only on flip-flop outputs that are synchronized with clocks. मोरे मॉडल के अंदर हमारे पास जो आउटपुट होती है, ये मोरे मॉडल जो होते हैं ये क्लॉक के साथ सिंक्रोनाइज्ड होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी आउटपुट पे कोई कॉम्बिनेशनल लॉजिक नहीं लगी हुई है, उन पे इनपुट पे डिपेंड नहीं कर रही है, वो क्लॉक के साथ सिंक्रोनाइज्ड है. आपके पास इनपुट पे डिपेंडेंट नहीं है, इनपुट को हम देखते ही नहीं है, हम सिर्फ आउटपुट को क्लॉक की सिंक्रोनाइजेशन पे आउटपुट आपको मिल रही होती है. इसलिए मोरे मॉडल जो है वो हमेशा क्लॉक के साथ सिंक्रोनाइज्ड होंगे. In Meyle model, the output may change if the input change during the clock cycle. ठीक है, मेले मॉडल में अगर आप इनपुट चेंज कर दो क्लॉक साइकिल के दौरान तो आपके पास आउटपुट भी चेंज हो जाती है. Moreover, the output may have moreover the output may have momentary false values because of delay encountered from the time that the input changes and the time the flip flop output changes. तो propagation delays की वजह से आपके पास मेले मॉडल के अंदर जो है वो false values भी आ सकती हैं. In order to synchronize मेले circuit, ठीक है, the input of sequential circuit must be synchronized with the clock and the output must be sampled immediately before the clock edge. तो मेले मॉडल के अंदर अगर हमने इसको सिंक्रोनाइज करना होता है, जो कि थोड़ा टफ हो जाता है क्योंकि हमें प्रोपिगेशन डिलेज को और क्लॉक की नेक्स्ट एज से पहले हमने प्रोपिगेशन डिलेज को डील करना होता है, ठीक है. द इनपुट आर चेंज एट इनएक्टिव एज ऑफ द क्लॉक, ये तो वही हो गया. द आउटपुट ऑफ मेले मशीन इज द वैल्यू दैट इज प्रेजेंट इमीडिएटली बिफोर द एक्टिव एज ऑफ द क्लॉक. तो एक्टिव एज से पहले जो आपके पास प्रेजेंट वैल्यूज होती हैं वो मेले मॉडल की आपके पास आउटपुट्स बन रही होती हैं. ये ब्लॉक डायग्राम देख लें मेले मॉडल का. मेले मॉडल के ब्लॉक में आपके पास जो इनपुट है वो आउटपुट के साथ इफेक्ट करके जो आउटपुट कॉम्बिनेशनल लॉजिक है तो आपके पास आउटपुट बना रही है. ये मेले मॉडल का ब्लॉक डायग्राम आ रहा है. और इसी तरह ये मोरे मशीन है, ठीक है, ये मोरे मशीन है जिसमें आपके पास जो कॉम्बिनेशनल लॉजिक की जो आउटपुट है वो जस्ट इसकी प्रेजेंट स्टेट पे ही डिपेंड कर रहा है. इसमें इनपुट का कोई अमल दखल नहीं है, आउटपुट के अंदर इनपुट का कोई अमल दखल नहीं है. तो ये मोरे मॉडल है. मेले मॉडल सिंक्रोनाइज्ड होते हैं, मोरे मॉडल सिंक्रोनाइज्ड होते हैं और मेले मॉडल की सिंक्रोनाइजेशन हम लोगों को देखनी पड़ती है कि जो प्रोपिगेशन डिलेज हैं उनके साथ इनपुट चेंज हो रही है तो आउटपुट जो है वो नेक्स्ट एज क्लॉक से पहले स्टेबल होनी चाहिए, वरना आपके पास फॉल्स वैल्यूज भी आ रही होती हैं. तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा है कि हमने डी फ्लिप फ्लॉप के साथ एनालिसिस देखा है, हमने जे के फ्लिप फ्लॉप के साथ एनालिसिस देखा और हमने टी फ्लिप फ्लॉप का एनालिसिस देखा है. और इसके साथ साथ हमने जो फाइनाइट स्टेट मशीन्स के दो मॉडल हैं मेले और मोरे, उनको हमने देखा कि उनमें क्या डिफरेंस है और वो कैसे इनपुट का इफेक्ट किस मॉडल में आ रहा है और किस मॉडल में इनपुट से इफेक्ट नहीं आ रहा. तो आज के लेक्चर में इतना ही है. अगर आपका इस लेक्चर से कोई क्वेश्चन है तो वो फिर हम इंशाल्लाह क्वेश्चन एंड आंसर के सेशन में क्लियर कर लेंगे. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.